हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे रिलेटेड हमने और भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उन वीडियोस को देखा नहीं है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और उन वीडियोस को पहले अगर आप सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो ये वीडियो बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इसका मतलब है क्या? हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था टॉर्क के बारे में कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को यदि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं तो यहाँ पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट होते हैं। जैसे हमने देखा कि ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक बराबर है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट होंगे और वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इसको रोटेट कराना शुरू कर देंगे। यानी कि हमने देखा कि अगर इधर फोर्स एक लग रहा है तो अगर ये नॉर्थ पोल है, इससे फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो साउथ पोल पे जो लगने वाला फोर्स होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है। ये कैसे होगा ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। आप ज़्यादा क्लियरिटी चाहते हैं तो एक बार जाकर उस वीडियो को देखें, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि टॉर्क कैसे लगेगा। ठीक है। और जैसे ही टॉर्क उत्पन्न होगा यहाँ पे तो ये जो बॉडी है रोटेट करना शुरू कर देगी। ठीक है। ये जो मैग्नेट है वो रोटेट करने लगेगा। ठीक। और जब भी मैग्नेट रोटेट करेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। ठीक है। कौन सा वर्क डन होगा? एंगुलर वर्क डन होगा। तो जब इसको रोटेट करने पे कुछ वर्क हो रहा है, कुछ एंगुलर वर्क डन हो रहा है, तो कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्योंकि वर्क डन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड। जितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उतना ही वर्क डन होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें वही पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है कि इसको रोटेट करने पर जो वर्क डन हुआ था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत ही थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया। सपोज कर लो कि पहले ये थीटा 1 डिग्री पर है। ये पहले कितने डिग्री पर? थीटा 1 डिग्री पर है। और अब ये रोटेट करके कितने डिग्री पर चला गया? सपोज कर लो थीटा 2 डिग्री पर चला गया। ये वैल्यू कितना? थीटा 2 है। तो हम देख रहे हैं कि इसके बीच का डिफरेंस मान लीजिए बहुत ही कम है, डी थीटा है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ। डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ आप लिखते हैं सर डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप जानते हैं कि एज वी नो दैट वर्क डन बराबर, अगर हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कह सकते हो कि बहुत ही कम वर्क डन भी होगा। आपने पढ़ा, ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे कह सकते हो कि इसका वैल्यू होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। खैर, ये तो हमने लीनियर मोशन के केस में पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है इस वर्क डन की वैल्यू होती है एफ एस कॉस थीटा, या कह सकते हो वेक्टर एफ डॉट एस होता है। ठीक है। अब यदि हम बात करें एंगुलर वर्क डन का, यानी कि यदि बॉडी रोटेट कर रही है तो उस कंडीशन में एंगुलर वर्क डन होता है, तो इसके केस में क्या होगा? टाउ इंटू थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाउ क्या है? टॉर्क। अब जानते हैं कि कभी भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो ड्यूरिंग रोटेशन वहाँ पे टॉर्क एक्ट होता है, क्योंकि जब तक टॉर्क ना हो तब तक कोई बॉडी रोटेट नहीं करेगी। यानी कि कह सकते हो रोटेटिंग फोर्स को ही हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है, तो लिख सकते हो टाउ इंटू डी थीटा। ओके। एंड टॉर्क इज इक्वल टू, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। यहाँ पे एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और साइन थीटा हो गया। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे एंगल है, जो भी एंगल है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे टॉर्क के जगह पे टॉर्क का वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्क इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। ठीक है। देखिए हमें क्या मिल जाएगा? वी गेट मिलेगा हमें डी डब्ल्यू इक्वल टू, टाउ के जगह पर रखते हैं एम बी साइन थीटा, तो यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर हम इसको इंटीग्रेट, ये तो थोड़ा सा वर्क डन है क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब हमारा डी थीटा है, इन दैट केस यहाँ पे वर्क डन आया है डी डब्ल्यू। यदि हम
पूरे कंप्लीट रोटेशन की बात करें तो पूरे कंप्लीट रोटेशन में कितना वर्क डन होगा ये फाइंड करने के लिए हमें दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी किसी डिफरेंशियल वैल्यू को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल टर्म्स मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखो क्या, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, देखिए क्या मिल जाएगा आपको। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, थीटा को, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 तक आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट करना है। तो इस कंडीशन में मिलेगा इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू को जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, डब्ल्यू, यानी कि टोटल वर्क डन मिल गया। और यहाँ मिलेगा इंटीग्रल ऑफ एम वी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब हमें मिल जाएगा W इक्वल टू एम वी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम बी को बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा करोगे, क्योंकि एम बी हमारा कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन थीटा का दिया है इसलिए हमें साइन थीटा को इंटीग्रेट करना होगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा एम बी, और थीटा का साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते होता है माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस कॉस थीटा। अच्छा, एक चीज़ और जरा देखो, यहाँ पे हमने लिमिट नहीं लगाया है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, यानी कि आप लिखोगे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक हमें इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2 तक हमने इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस एम बी, यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कहोगे सर माइनस एम बी कहाँ से आया, क्योंकि इस माइनस को हमने बाहर निकाल लिया है और इस थीटा की जगह पे एक बार फाइनल वैल्यू रखा, माइनस फिर से इनिशियल वैल्यू रखा। ओके, और यदि इसी माइनस साइन को आप अंदर लेते हैं तो मिल जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 मिल जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो जो नेगेटिव वैल्यू है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया टोटल वर्क डन, और हम जानते हैं कि टोटल वर्क डन उतना ही होता है जितनी की एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन का वैल्यू कितना आया है, एम बी कॉस थीटा 2 सॉरी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गया। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सपोज करो कि थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, इन दैट केस कॉस थीटा 1 यानी कि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, और u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ गया, एम बी कॉस थीटा 2। यहाँ पे काम करते हैं, थीटा 2 को हम सपोज कर लेते हैं थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ केसेस क्रिएट होंगे, उन केसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे केस 1 देखिए क्या है, केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन क्या मिल जाएगा आपको, मिलेगा u इज इक्वल टू माइनस एम बी। अच्छा, माइनस एम बी क्यों, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, यानी कि यहाँ पे जब आप 1 पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस एम बी। केस 2 देखो क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन u इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक, अच्छा कहोगे सर यहाँ पे u की वैल्यू 0 कैसे हो गई, अगर थीटा 90 है तो आप देख रहे हो कि थीटा 1 90 है और थीटा 2 भी 90 आया, यानी कि 90 डिग्री पर था और रोटेट करके फिर 90 डिग्री पर चला गया, तो इन दैट केस कह सकते हैं कि टोटल वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पर बॉडी स्थिर थी वहीं पे फिर रोटेट करके चली गई, इन दैट केस टोटल वर्क डन विल बी 0। केस थर्ड देखते हैं क्या है, केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन u इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको एम बी। ठीक है, एम बी कैसे मिला, क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, और -1 जब यहाँ पे रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, u इज इक्वल टू मिल गया एम बी। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। फार्मूले को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि u इज इक्वल टू है माइनस एम बी कॉस थीटा। हमने बताया था कि यदि फार्मूले में कॉस थीटा दिख जाए मतलब वो स्केलर क्वांटिटी होगा, यदि फार्मूले में साइन थीटा दिख जाए तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कॉस थीटा दिख रहा है, तो कह सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पर हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, कॉस थीटा होगा तो स्केलर क्वांटिटी, तो u इज इक्वल टू लिख सकते हो वेक्टर m डॉट b।
ठीक है, यहाँ मिल गया वेक्टर m डॉट b, और ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ओके, तो तब तक आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म देखिए क्या है ये। जनरली आप जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ कह सकते हो एक ह्यूज बार मैग्नेट के जैसा बिहेवियर शो करता है। ठीक है, बार मैग्नेट के जैसा बिहेवियर कैसे शो करता है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। किसी भी मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, किसी धागे से अगर बांध करके लटका दो, तो जो उसका नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा, जो साउथ पोल होगा वो हमेशा साउथ के डायरेक्शन में होगा। कभी भी अगर किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को आप देखो तो उसका एक पोल यानी कि जो नॉर्थ पोल होगा वो ऑलवेज नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा, और जो साउथ पोल होगा वो ऑलवेज साउथ के डायरेक्शन में होगा। खुद से सोचो कि ऐसा होना कैसे पॉसिबल है। ठीक है, या फिर कंपास निडल जो होता है उसी का देख लो, उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ के डायरेक्शन में, साउथ साउथ के डायरेक्शन में, तो ऐसा होना कैसे पॉसिबल है। ठीक, तो जनरली अगर हम कहें तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ एक बार मैग्नेट के जैसा कुछ बिहेवियर शो करता है। ऐसा फील करते हैं हम कि इसके अंदर कोई बड़ा पावर का मैग्नेट है, लेकिन देखो जनरली ऐसा होता नहीं, रियली में ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा पावर का मैग्नेट है जो अर्थ के अंदर रखा हुआ है और वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा है नहीं। हमें ऐसा लगना चाहिए कि इसके अंदर जरूर कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण मैग्नेट का नॉर्थ के डायरेक्शन में है, साउथ साउथ के डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा देखो, वो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का मैग्नेट को उस डायरेक्शन में फिक्स्ड रख रहा है, वो कैसे जनरेट होता है ये मैं बताता हूँ आपको। जनरली हम जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ में टोटल 3 लेयर है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, एक क्या हो गया, क्रस्ट, हो गया क्रस्ट, दूसरा मेंटल, और तीसरा क्या है, कोर। और आप जानते हैं कि जो इनर कोर है इसके जस्ट बाहर यानी कि मेंटल में मोल्टेन स्टेट में मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा क्या होता है, जितने भी तुम्हारे मेटल्स होते हैं सारे के सारे मेटल लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, इस कोर का टेम्परेचर बहुत हाई है। लगभग ये मानते हैं हम कि अर्थ के कोर का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के बराबर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे मोल्टेन स्टेट में पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है। ठीक है, और जब अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट करेगी या कह सकते हो मूव करेगी, इन दैट केस अर्थ के साथ साथ इसके चार्जेस भी मूव करेंगे। कहोगे सर चार्जेस कहाँ से आए, अरे मेटल है, मेटल में हम जानते हैं फ्री चार्जेज होते हैं, और यदि अर्थ रोटेट करेगी तो उसके साथ साथ चार्जेज भी फ्लो करेंगे। और आप जानते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कह सकते हो जब ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होगा। ठीक है, तो अर्थ के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और आप जानते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। तो सोचो जरा, जब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, यानी कह सकते हो कि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आया, आपने देखा कि अर्थ जनरली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। यानी कि अर्थ जब रोटेट कर रही है तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, जनरली देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसे टिका हुआ है, इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण टिका हुआ है। ठीक है, वरना जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। कहोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टिका, तो ठीक है चलो मानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन एक बात बताओ, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर मून पे नहीं लगता? अर्थ का ग्रेविटी मून पे वर्क करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है, यानी कि अर्थ का ग्रेविटी मून पे भी लगता है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा और ऊपर होना चाहिए लेयर, लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि जनरली वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बल्कि इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण भी टिका हुआ है। ओके, तो हमने देखा कि जो हमारी अर्थ है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा बिहेवियर शो करता है, इसीलिए अर्थ के मैग्नेटिज्म को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हम बता रहे हैं कि अर्थ एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब देखो जनरली जो हमारी अर्थ है, अर्थ में देखो एक हम जानते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है और दूसरा होता है ज्योग्राफिकल साउथ। इस फिगर को ध्यान से समझिएगा, एक क्या है ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और दूसरा क्या है ज्योग्राफिकल साउथ है। यानी कि जिसको तुम नॉर्थ डायरेक्शन कहते हो, मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ कहा, ये साउथ डायरेक्शन इसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल साउथ कहते हैं। तो ये तो हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ। ये जो है बीचों बीच से कह सकते हो कि एक लाइन को पास करते हुए जा रहा है, यानी कि अर्थ के एकदम बीचों बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो
तो ये कहलाएगा ज्योग्राफिक इक्वेटर, और ये जो लाइन है ये कहलाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन कहलाता है। ठीक है, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्यों कहलाता है? क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल को ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को ऐसे कह सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पोल को एकदम बीचों बीच से कट करता है। मेरिडियन का काम क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो देखिए ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो ज्योग्राफिक इक्वेटर है और इसके अंदर जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, ये क्या है? ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया। दूसरा अगर हम बात करें मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, तो देखो जनरली जिसको तुम नॉर्थ डायरेक्शन कहते हो वो सच में नॉर्थ नहीं है। अगर मैग्नेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या है? साउथ है। और जिसको आप साउथ कहते हो वो रियली में क्या है? नॉर्थ है। कहोगे सर ये कैसे? ऐसा तो अजूबा हो गया। खुद से सोचो कि नॉर्थ पोल क्या नॉर्थ की तरफ कभी अट्रैक्ट हो सकता है? नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है और साउथ हमेशा किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। और जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ उसका नॉर्थ में जाता है, साउथ साउथ में जाता है, जबकि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा और साउथ हमेशा किधर अट्रैक्ट होगा? नॉर्थ की तरफ। इसलिए हम ये कहते हैं कि जनरली जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन शो हो रहा है वो क्या है? मैग्नेटिक साउथ, सॉरी यहाँ पे ये हो गया, ये क्या है? ये मैग्नेटिक साउथ है और ये क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल कितना है? 11.3 डिग्री, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो 11.3 डिग्री पर झुक करके रोटेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आप ये भी समझ गए हैं कि ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं, और जो ज्योग्राफिकल जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको क्या कहते हैं? हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ मैग्नेटिक एलिमेंट हैं। उन मैग्नेटिक एलिमेंट को हम इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। इसमें सबसे पहला मैग्नेटिक एलिमेंट है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या इसी को डीप भी बोलते हैं, डीप, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें से हम 2 चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। और जो नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सपोज कर लो कि हमने क्या किया, इसका एक स्केच डायग्राम बनाया है कुछ ग्राफिकल टाइप का। एक जैसे बुक ले लो, बुक को ऐसे हमने खोल दिया है। ठीक है, और बुक को ऐसे खोला है, मतलब इसके बीच का एंगल एक जो है, मान लीजिए जो बुक का एक हिस्सा है वो ज्योग्राफिक मेरिडियन है और जो बुक का दूसरा हिस्सा है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है, और हमने इसको ऐसे खोल दिया। इसके बीच का कुछ एंगल है, कुछ एंगल कितना है? थीटा है। तो इसके बीच का एंगल जो थीटा है, इस थीटा को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। समझ गए? अभी मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ जो होता है, इसके और ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के बीच का एंगल 11.3 डिग्री होता है। तो कह सकते हो कितने डिग्री पर झुक करके अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है। तो इसी एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। और एक है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, और कुछ एंगल पे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन बोलते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे इस कोर्स को करना चाहते हैं वो ईजिली फ्री में इस कोर्स को अवेलेबल है उनके लिए और इसको कर सकें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं पूरे एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर कराने वाला हूं और कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा और उसके जस्ट आफ्टर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।